हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले मैं आपको रिटन में, गद्य में, पद्य में यानी क्षितिज के चैप्टर व्याकरण के लगभग आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। फिर मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद लेखन आएगा, तो आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन बताना चाहूँगी। अनुच्छेद लेखन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। तो आप ध्यान से समझते जाइए, बोल के बता रही हूँ मैं। और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे, जैसे जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग में मुझे पूछ लीजिए, जो भी आपको पूछना है वो पूछ लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के लिए हमें किसी भी विषय पर, यानी कोई ना कोई टॉपिक मिलता है। अनुच्छेद लेखन के लिए कोई टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक के बारे में ध्यान से पहले सोचना है कि इस टॉपिक में क्या लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन करने से पहले हमें सावधानी बरतनी है कि हमें उतने ही शब्दों का प्रयोग करें जितना पूछा गया है, यानी 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लेखन हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस कुछ शब्द आगे पीछे यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या 80 से 75 यानी कुछ कम हो सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज आप 80 से 100 शब्दों के बीच में या उससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। लेकिन विषय से संबंधित बातें ही आपको अनुच्छेद लेखन में करनी है। जैसे कोई भी इसमें अनुच्छेद लेखन में अगर आपको कोटेशंस दिए रहे हैं, जैसे निबंध में कोटेशन होते हैं, तो ऐसे ही यदि अनुच्छेद लेखन में आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो आप उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट बना ही पॉइंट आउट ना करें, लेकिन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप उस अनुच्छेद लेखन को, यानी पैराग्राफ चेंज कर करके 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनों के बाद लिख सकते हैं। उसके बाद जो विचार और भाव, आपके जो मन में विचार हैं या आपके जो भाव हैं, उन्हें सरल भाषा में लिखना है, यानी ओन लैंग्वेज में। और आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो इफेक्टिव हो, यानी जो प्रभावपूर्ण भाषा हो आपकी, जिससे आपने जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ने वाला उसे समझ सके। दूसरा बच्चों, यदि इस अनुच्छेद लेखन में हम उदाहरण डाल सकते हैं, यानी कोई दोहा लिख सकते हैं या सूक्ति लिख सकते हैं, सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ति यानी जैसे संस्कृत में सूक्ति होती हैं, ये थॉट्स जिसे हम बोलते हैं, वो सूक्तियाँ होती हैं, तो उन्हें हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम मुहावरा प्रयोग करना चाहते हैं या कोई मुहावरा के बाद कोई उदाहरण देना चाहते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ बेटा शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है हमारा इंटरनेट पर आते हैं, क्योंकि आजकल इसका बहुत प्रचलन है। आप इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। आपके पेरेंट्स, अगर आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो इंटरनेट यानी या तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप अपनी क्लास से या मोबाइल से अपना जो काम है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जो आप कोई वस्तु मंगाते हैं बाहर से खरीद कर, तो वो भी इंटरनेट के जरिए, यानी टोटल काम आजकल इंटरनेट से ही हो रहा है। तो इंटरनेट में क्या इंटरनेट के बारे में आप थोड़ा सा अगर इंटरनेट टॉपिक दे दिया, और टॉपिक के साथ साथ उन्होंने कोटेशंस दे दिए, जैसे कोटेशंस दे दिए, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय साधन या लोकप्रिय माध्यम। फिर इसकी विशेषताएं, इंटरनेट में क्या विशेषताएं होती हैं, उसके साथ इंटरनेट के विविध उपयोग, इंटरनेट के क्या उपयोग हैं और इससे क्या क्या हानियां हैं, ये सब बातें आप इसमें छोटे रूप में, यानी जितनी जो शब्दों की सीमा है उसी सीमा में आपको लिखना है। इंटरनेट आधुनिक दुनिया का, आधुनिक युग का जनसंचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इसके द्वारा प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पुस्तकालय सभी वस्तु का आनंद उठा सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ, स्कूल से जुड़ने के साथ साथ हम कोचिंग सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, किसी पुस्तकालय से भी जुड़ सकते हैं। तो हम इंटरनेट के जरिए बहुत काम कर सकते हैं। इसकी पहुंच विश्व के प्रत्येक कोने में है। इंटरनेट की जो पहुंच है वो विश्व के प्रत्येक कोने में, क्योंकि इसके माध्यम से हम कहीं से कोई सी भी जानकारी निकाल सकते हैं, कोई सी भी जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह एक विश्वव्यापी ज्ञान भंडार है, यानी कोई भी कुछ भी पूछना हो हमें, हम इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करें, उसे पूछें, उसमें क्वेश्चन लिखें अपना, तो हम कोई भी प्रश्न, किसी भी शब्द का इसमें आसानी से समझ सकते हैं। इससे क्षण भर में, यानी वैसे आप पूछेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इंटरनेट से आप बहुत जल्दी किसी भी शब्द की तह तक पहुँच सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। इतना ही नहीं बच्चों,
इसके माध्यम से आप सवाल जवाब यानी प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, बहस कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं और किसी भी कहीं भी बैठकर किसी दूसरे स्कूल में, किसी दूसरे शहर में आप उस वो जो सभा हो रही है उसका माध्यम बन सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपके स्कूल फंक्शन है या और कहीं किसी भी फंक्शन में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ आप पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में क्रांति कर दी है, संचार के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। इसने पूरे विश्व को हमारे अत्यंत निकट ला दिया है, यानी संसार भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे आसपास ही रहती हैं। इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग घटित घटनाओं को की तुरंत सूचना मिल जाती है, यानी हमें कहीं डाउट है कि वहाँ कुछ हो रहा है तो हम इंटरनेट के जरिए इंटरनेट पर जाकर वहाँ की सूचना को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इंटरनेट का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। अब क्या दुरुपयोग हो रहा है ये आप भी जानते हैं। क्या बढ़ता है, इससे बहुत सी ऐसी अश्लील चित्र होते हैं जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करेंगे, अश्लील फोटो होते हैं, अश्लील बातें होती हैं, उनको भी वो भी ऐसी सामग्री है जो इंटरनेट के जरिए आप देखते हैं और जिनका बच्चों के, आप जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये क्या है, ये इंटरनेट का दुरुपयोग है। बच्चों के मस्तिष्क पर, मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण वो बदले बदले से नजर आते हैं, यानी उनका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि वो अश्लील तस्वीरें, अश्लील फोटो चित्र देखते हैं तो उनका मन डाइवर्ट हो जाता है। तो इस कारण इसका ये दुरुपयोग है, हमें इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। इंटरनेट से बच्चों आतंकवादियों का आतंक भी प्रचार प्रसार करने में खूब मदद मिल रही है, यानी आतंकवादियों को भी इंटरनेट के माध्यम से खूब मदद मिल रही है। वो जहाँ चाहें, जैसा चाहें वैसा आतंक फैला सकते हैं। कुछ सामाजिक तत्व भी, समाज में रहने वाले कुछ लोग, कुछ सामाजिक तत्व भी इस इंटरनेट के जरिए दूसरों को बदनाम करने के लिए इस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया आपका इंटरनेट के माध्यम से, यानी इंटरनेट के बारे में जो भी जानकारी, और भी आप अपने पास से जो भी आपको जानकारी है या जो आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। अब अगला है दूसरा टॉपिक, मैं आपको बताती हूँ। दूसरा टॉपिक है जैसे कंप्यूटर, इससे मिलता जुलता ही है, इंटरनेट से मिलता जुलता कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर में ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी कोटेशन मिल सकते हैं। अगर आप कोटेशन के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो कोटेशंस के माध्यम से लिखें, अगर कोटेशन दिए हुए हैं तो। और यदि आपके लिए कोटेशंस नहीं है, केवल टॉपिक दिया हुआ है, तो टॉपिक से ही लिखें। जैसे निबंध में हम प्रस्तावना यानी रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर प्रस्तावना में जैसे किसी त्यौहार का ले लिया, किसी कोई धार्मिक या राष्ट्रीय पर्व है तो उसमें मनाने का कारण, मनाने का ढंग, मनाने का समय, उससे लाभ हानि है, ये सब चीज़ें ये कोटेशंस होते हैं। तो इसमें भी हम अनुच्छेद में भी ऐसे कोटेशंस आपको मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन करें। अब कंप्यूटर के बारे में आप लिखेंगे। कंप्यूटर क्या है, विश्व की तीसरी आंख है, क्योंकि ये कंप्यूटर की उत्पत्ति, विश्व की तीसरी आंख कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर की उत्पत्ति को क्या संज्ञा दी है, विश्व की तीसरी आंख का। जैसे शिव का तीसरा नेत्र, ऐसे ही विश्व की तीसरी आंख कंप्यूटर है। कंप्यूटर से लाभ भी हैं और हानियां हैं। जिस प्रकार इंटरनेट से लाभ और हानियां हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर से भी लाभ और हानियां हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग को विज्ञान की अद्भुत एवं लाभदायक देन है। यह बड़ी तीव्र गति से गणना करने में समर्थ है। गणना मीन्स काउंटिंग। कंप्यूटर को विश्व की तीसरी आंख माना जाता है, क्योंकि यह जल, थल और वायु में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना पलक झपकते ही पूरे विश्व को दे देता है। कंप्यूटर बहुत तीव्रगामी संचार का साधन है। वैसे तो सबसे पहले 1642 में 1642 में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने जोड़ घटा करने वाला परिकलन यंत्र, ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, परिकलन यंत्र बनाया। किंतु इसके बाद सही अर्थों में वास्तविक कंप्यूटर 1937 या 1937 में मार्क कंप्यूटर के रूप में सामने आया। इसके बाद अनेक तरह के एक से एक बढ़कर कंप्यूटर सामने आए हैं। आज कंप्यूटर जीवन की आवश्यकता बन गया है। कंप्यूटर
गणना करने वाला यंत्र न रहकर वैज्ञानिक अनुसंधानों, कृषि चिकित्सा, मौसम विज्ञान, हवाई जहाज के संचालन नियंत्रण, परीक्षा, बैंकिंग, संचार, व्यापार, पुस्तकालय प्रबंधन और न जाने किन किन गतिविधियों को करने में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ तक कि प्राकृतिक खनिजों का पता लगाने के लिए भी तथा युद्ध संचालन व भूकंप से संबंधित भविष्यवाणी करने में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। यह पलक झपकते ही सटीक जानकारी, यानी बिल्कुल सही एकदम करेक्ट जानकारी उपलब्ध करा देता है। कंप्यूटर के अनेक अश्लील साइट्स भी हैं, जैसे इंटरनेट के अनेक हानियां हैं, यानी इसका दुरुपयोग होता है। अश्लील चित्र देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। इसी तरीके से ये कंप्यूटर भी है, इससे भी अश्लील साइट्स भी हैं जिनका प्रभाव बच्चों के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर का प्रयोग आतंकवादी भी करते हैं, जैसे हम और आप करते हैं, ऐसे ही आतंकवादी भी करते हैं। इसकी जरा सी गलती, यानी कंप्यूटर की बहुत जरा सी गलती विश्व को युद्ध की आग में झोंक सकती है। फिर भी कंप्यूटर से लाभ अधिक और हानियां कम है। तो यानी हमें कंप्यूटर हो, चाहे इंटरनेट की सुविधा हो, चाहे मोबाइल हो, जितनी हमें आवश्यकता है हमें उतना ही इसे प्रयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और एक दो मैं आपको एग्जाम्पल इसके बता दे रही हूँ। ये दो एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अगला है बच्चों, जैसे ये आपका दूसरा पॉइंट है इसका, भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। वैसे आप जानते होंगे, सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा समय और आपको एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें भूमंडलीय उष्णता का अर्थ, इसमें कुछ कोटेशंस हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ। भूमंडलीय उष्णता का अर्थ, भूमंडलीय उष्णता के खतरे, भूमंडलीय उष्णता बोलते हैं गर्मी, उष्णता का प्रभाव, और उसके बाद निष्कर्ष और उपसंहार। यानी अब भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम एक अनुच्छेद लेखन करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कितना भाग? 75%, 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी सोख लिया जाता है। शेष ऊर्जा वायुमंडल में वितरित हो जाती है। सौर ऊर्जा का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रोक लिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हानिकारक होती है, और इसी के द्वारा सौर ऊर्जा का कुछ ग्रीन भाग जो होता है, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रोक लेता है। मानव के क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। यानी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, जिस कारण गर्मी अधिक हो रही है। आपने देखा होगा, जब आप भी देखते होंगे, गर्मी दिनों दिन बढ़ ही रही है। यानी जब गर्मी का सीजन होता है तो गर्मियाँ बहुत पड़ती, असहनीय गर्मी पड़ती है। इसी को भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। क्या कारण है इसके? औद्योगिक प्रकृति के कारण बढ़ते कारखाने, यानी कारखाने बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, और वाहन। आज कोई भी देखो, कोई भी बाइक्स या स्कूटी से नीचे पैर नहीं रखता। थोड़ा सा काम लेने के लिए, यानी बाहर अगर 2 मिनट के लिए भी उन्हें कहीं जाना पड़े तो तुरंत बाइक से या स्कूटी से जाते हैं। ये बेटा अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि, वनों का विनाश, वनों की कटाई चल रही है। आपने देखा होगा, छोटी जहाँ जंगल है वहाँ तो कटाई है ही, छोटे मोटे जैसे अपने हाथरस में देख लीजिए, हाथरस में जो खेती योग्य भूमि थी उसको काट कर वहाँ क्या हो, प्लॉटिंग हो रही है, मकान बनाई जा रही है। तो ये क्या है? ये वनों का विनाश, जंगलों का विनाश हो रहा है। और इसके बाद साथ है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है? गैसों से, यानी वाहनों से सबसे अधिक, और फैक्ट्री के जो धुएं होती हैं उससे सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषण होता है। सुपरसोनिक विमानों द्वारा निष्कासित पदार्थ, ये सुपरसोनिक जो विमान है इसके द्वारा निष्कासित पदार्थ परमाणु बमों के विस्फोट से वायुमंडल की ओजोन परत में छेद हो रहा है। किससे? सुपरसोनिक विमान और परमाणु बमों के विस्फोट के कारण
ओजोन परत में, वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है और यह ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये ओजोन परत क्या है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, लेकिन इसकी परत में छेद हो रहा है जिसके कारण गर्मी अधिक हो रही है और हम बच नहीं पा रहे। इस वार्मिंग के कारण ध्रुवों का तापमान बढ़ रहा है, फलस्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे अनेक देशों के समुद्र में समा जाने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा, यानी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, बचाव के लिए? इस अतः विनाश पर रोक वाहनों का सोच समझ से करते हुए वनों को कटाई से रोकना है हमें। आप जैसे युवक ही कर सकते हैं, आप जैसे लोग भी, आप जैसे बच्चे और आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वही इस विनाश पर वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं। वाहनों का सोच समझ कर प्रयोग करें। आपको जो आप जरा सी काम के लिए बाइक या मोटरसाइकिल या आप स्कूटी लेके जाते हैं, तो ये इसकी जगह आप साइकिल इस्तेमाल करिए, साइकिल का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और प्रदूषण में कुछ कमी हम कर सकते। हम अपने तरीके से अपने पास से ही सावधानी बरत सकते हैं। दूसरों से कहने की अपेक्षा पहले हमें अपने ऊपर लागू करना होगा। यदि हम लागू करेंगे तो सामने वाला अपने आप ही लागू करने लगेगा। तो बच्चों, सोच समझ कर प्रयोग करें, बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण। इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना होगा, तभी हम भावी विनाश से, यानी आने वाले विनाश से हम तभी बच सकते हैं। हम साइकिल का प्रयोग करें, यानी हम कर सकते हैं साइकिल का प्रयोग। पेरेंट्स हमारे कहीं दूर जाते हैं, आपके फादर कहीं दूर जाते हैं, तो उन्हें बाइक जरूरी है, लेकिन आप अगर आसपास कहीं जाना है, आपको कोई काम करना है, तो आप साइकिल का इस्तेमाल करें। बाइक पैदल जाइए आप, जिससे आपका फिजिकल होता रहेगा, यानी आपका एक्सरसाइज होती रहेगी, क्योंकि वैसे तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इस बहाने से आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा। साइकिल चलाएंगे, साइकिलिंग करेंगे तो आपके पैर मजबूत होंगे। तो इसलिए बच्चों, हमें किसी भी कार्य के लिए, यानी अति हर चीज़ की बुरी होती है। जैसे चाहे तो हम वनों की कटाई कर रहे हैं, चाहे पानी को बर्बाद कर रहे हैं। पानी फैलाना क्या है? ये भी बर्बादी है। पानी को भी बचाना है, वनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को भी बचाना है। तो ये इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें अपने तरीके से, अपने आप से ही पहल करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, जो लास्ट पोर्शन है आपके पेपर का, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।